वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा वो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का होगा, यानी कि इसमें हम ईवीएस के पार्ट को कवर करेंगे। 20 सितंबर 2015 में जो पेपर हुआ था। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 61 नंबर से स्टार्ट होता है, जिसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। तो किसका समर्थन यहाँ पे नहीं करती है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि बच्चे कम गलतियाँ करें। दूसरा है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। तो करके सीखने के लिए जो है सपोर्ट करता है ईवीएस जो है। दूसरा है यहाँ पर कि बच्चे अधिक से अधिक प्रश्न करें, ये भी सपोर्ट करता है ईवीएस। देन नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कि बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान दिया जाए, तो ये भी सपोर्ट करता है ईवीएस। इसका मतलब है ए पॉइंट जो है बच्चे कम गलतियाँ करें, ऐसा रिस्ट्रिक्शन जो है ईवीएस के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ हमसे निगेटिव ऑप्शन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक शिक्षिका ने कक्षा फोर्थ के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे पौधे यहाँ पर जो है टॉपिक लिया गया है, उनसे सिखाने के लिए उसने जो है अवसर प्रदान किए हैं बच्चों को। फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जिसमें समूहों में पत्तियों का संग्रह करने के लिए कहा गया। दूसरा ऑप्शन है कि पत्तियों के आकार, स्वरूप, अन्य विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए कहा गया है। और तीसरा है यहाँ पर कि अपना वनस्पति संग्रहालय बनाने को कहा गया है। तो इस प्रकार की गतिविधियों के द्वारा शिक्षिका यहाँ पर किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देती है बच्चों को? फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। जिसमें प्रोत्साहन नहीं देती है, जो चीज़ मोटिवेट बच्चों को नहीं करेगी, वो आपको ऑप्शन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चे की पहल हो। तो याद करने मतलब कि यहाँ पर रोट मेमोराइजेशन की बात की जा रही है, तो अभी हम इसको बाद में देखेंगे। सेकंड ऑप्शन है कि बच्चों द्वारा कार्य का विस्तार किया जा रहा है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देन थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर कि बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, तो बच्चे यहाँ पर इंगेज रहेंगे इस गतिविधि में और परस्पर क्रिया करेंगे, अवलोकन करेंगे और सहयोग प्राप्त करेंगे, तो ये भी करेक्ट है यहाँ पर। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि ये बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेगा, मोटिवेट नहीं करेगा अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों को ढूंढेंगे और उनको याद करेंगे। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय ईवीएस अध्ययन की शिक्षिका यानी कि ईवीएस की जो टीचर है वो क्या नहीं करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि बच्चों के पूर्व आकलन के साथ में तुलना। तो कभी भी हम बच्चों के पूर्व आकलन से जो है उनकी तुलना नहीं करेंगे। जो भी आकलन आएगा उसके जो है अनुसार हम बच्चों में सुधार कार्य करेंगे यहाँ पे। और बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि शिक्षार्थियों को सीखने के लिए क्षमताओं पर ध्यान देंगे, उनकी सूचना को दर्ज करेंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद सी ऑप्शन है यहाँ पर कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ही ध्यान दिया जाएगा इसमें, ये भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख जो है यहाँ पर करेंगे, तो इसमें ए ऑप्शन जो है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे पूर्व आकलन जो होगा उससे तुलना की जाएगी बच्चों की, और साथ ही साथ यहाँ पे सीखने की क्षमता पर भी ध्यान दिया जाएगा, उसको दर्ज किया जाएगा यानी कि नोट किया जाएगा। बच्चों को के कार्य के केवल कुछ पक्षों पे ही ध्यान देंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पर नेगेटिव है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं ऑप्शन हमसे पूछा गया है कि किस पर आप आकलन के लिए ध्यान नहीं देंगे, तो सिर्फ कुछ पक्षों पे ही आकलन के लिए हम ध्यान दें, ये यहाँ पर गलत ऑप्शन होगा। गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव जो है मेजर्स को देखेंगे, ये भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में समुदाय यानी कि कम्युनिटी सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन होती है। तो बच्चे जब समाज में रहकर कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो उस लर्निंग को जो है इफ़ेक्टिव तरीके से करते हैं। तो ये एक तरह से वास्तविक स्थितियाँ होती हैं जिसमें बच्चे सीख सकते हैं। उनको इस तरह के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं जिसमें बच्चे अपनी लर्निंग को बेटर कर सकें। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पर।
क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है समय से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको चाल, दूरी और समय बताना है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या-क्या दिया गया है। कोई व्यक्ति है जो 30 अगस्त को 2015 में एक एक्सप्रेस ट्रेन से अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाता है। अहमदाबाद गुजरात में है, त्रिवेंद्रम केरला में है। तो यह ट्रेन 13:30 पर अहमदाबाद से छूटती है। 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम यानी कि केरला पहुंचती है। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की दूरी आपको दी गई है जो कि 2268 है किलोमीटर में, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच में औसत चाल आपको बतानी है, यानी कि चाल आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके। इसमें आपको समय दे रखा था यात्रा प्रारंभ करने का, जो कि 1:30 बजे का समय था, दोपहर का 1:30 बजे का समय था ये, और पहुंची थी ट्रेन यहाँ पर 1 सितंबर को 7:30 बजे सुबह। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर यात्रा में कुल कितना समय लगा। कुल समय निकालने के लिए यहाँ पर सारे समय को हम प्लस कर देते हैं यहाँ पर। तो 30 अगस्त को समय जो लगता है वो 10:30 बजे से लेकर 10:30 घंटे का लगता है। और उसके बाद जो है 31 अगस्त को 24 घंटे का समय दिया गया है, और 1 सितंबर को जो है यहाँ पर 7:30 घंटे का समय दिया गया है। इसको प्लस करेंगे तो 42 घंटे टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ पे। देन दूरी हमें पहले से दी गई है इसमें, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें हम जो है वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और यहाँ पे आंसर किलोमीटर प्रति सेकंड में आता है, किलोमीटर प्रति घंटे में आता है। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5/18 से इसको डिवाइड किया गया, 15 मीटर पर सेकंड यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 15 मीटर पर सेकंड का मतलब है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया और अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। तो आपको कौन सी गाड़ी को गुरप्रीत पार नहीं करता है ये बताना है। तो इस तरह से आप मैप देखिए यहाँ पर, ये देखिए मैप है यहाँ पर। तो गुरप्रीत दिल्ली से यानी कि यहाँ से जो है चलता है और यहाँ चेन्नई तक आता है। तो चेन्नई तक आने में आप देखिए ये सीधी रास्ता है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे यूपी की तरफ या उत्तराखंड की तरफ वो नहीं जाता है, तो गंगा नदी इधर बहती है, तो उसका गंगा नदी की तरफ जो है पार नहीं करेगा वो। बाकी नदियों को यहाँ पर गुरप्रीत पार करेगा, लेकिन गंगा नदी को पार नहीं करता है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, इन सारी नदियों को वो रेलगाड़ी से दिल्ली से आते हुए चेन्नई में पार करता है। तो दिल्ली से आने में सबसे पहले जो है नर्मदा नदी पड़ेगी एमपी में, उसके बाद गोदावरी नदी पड़ेगी उसको महाराष्ट्र में, फिर कृष्णा नदी आंध्रा में पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है? तो लद्दाख को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोल्ड डिजर्ट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्लास 5th में ईवीएस की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है उसी से ठंडा उसी से गर्म, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा एक पाठ लिखा गया है जो कि क्लास 5th के ईवीएस में है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। उनकी मृत्यु के समय वे थे, तो उनकी जब मृत्यु हुई है डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो वो क्या थे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वो भारत के राष्ट्रपति थे। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और उनका कार्यकाल जो रहा वो 1967 से लेकर 1969 तक रहा है। राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान ही 3 मई को 1969 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो किस जोड़े के लिए जो है खाद्य संरक्षण देर तक नहीं चलाया जा सकता है? आलू चिप्स आप जानते हैं देर तक चलाया जा सकता है, सेब और जाम भी देर तक चलाया जा सकता है, कच्चा आम और अचार भी देर तक चलाया जा सकता है, लेकिन दूध और पनीर ये जो है लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकते हैं सेफ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा खाद्य संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं का विचार कीजिए।
तो यहाँ पे घरों की विशेषता दी गई है, निचली मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं होती है इसमें। देन बी विशेषता दी गई है यहाँ पर कि पेड़ के तनों की लकड़ी से बने ढालू छत के घर होते हैं। सी विशेषता है यहाँ पर कि पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर घर बनते हैं। डी विशेषता है कि पत्थर और गारा चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। ई विशेषता है यहाँ पर कि लकड़ी की फर्श होती है। देन नेक्स्ट आएंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर से दी गई कौन सी विशेषताएं शामिल होंगी। तो आप देखिए यहाँ पर जो विशेषताएं दी गई हैं कि निचली मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं होती है। लेह लद्दाख के लिए ये पॉइंट करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। देन ढालू छतें होती हैं, ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे समतल छतें होती हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये जो विशेषता है वो असम की है। ये दोनों विशेषताएं असम के घरों की है। ये विशेषता यहाँ पे करेक्ट हो जाती है कि पत्थर गारा चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं यहाँ पर और लकड़ी की फर्श होती है। तो ए डी और ई यहाँ पे करेक्ट हैं। ए डी और ई करेक्ट हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसको आप पढ़कर आपको उत्तर देना है। कावा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो ये नोट करिएगा, कावा हमेशा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाएगा। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ों का वह यूज़ करता है। इसमें लकड़ी की शाखाएं आती हैं, लोहे के तार आते हैं। तो इनके कावे के जो घोंसले होते हैं वो लोहे के तार और लकड़ी की जो शाखाएं होती हैं उससे बने होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। तो एक ऐसा पक्षी होता है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कावे के ही घोंसले में अपना अंडा दे देता है। बेचारा कावा अपने अंडों को समझकर उनको सेता रहता है। तो वह कौन सा पक्षी है जो कावे के घोंसले में अंडे देता है। तो हमेशा याद रखिएगा, कोयल पक्षी जो है ये चालाकी करता है कि कावे के घोंसले में अपने अंडे दे देता है और कावा बेचारा उनको अपने अंडे समझकर पालता रहता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है। तो आप जानते हैं गेहूं बीज है, काली मिर्च भी बीज है, सौंफ भी बीज है, लेकिन जो साबूदाना है वो फल है यहाँ पर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, साबूदाना बीज में नहीं आता है। तो साबूदाना जो है वो एक तरह से पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है, वो बीज में जो है शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे यहाँ पे, रेहाना अपने परिवार के साथ केरला में रहती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई देते हैं। तो केरला में ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई देते हैं। वह गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। तो शिमला के जो ऊंचे वृक्ष हैं उससे जो है केरला के ऊंचे वृक्ष डिफरेंट होते हैं यहाँ पर। तो केरल में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, आप देखिए केरला में सबसे ज़्यादा आपको नारियल दिखाई देगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केरल के जो लोग हैं वो नारियल के तेल से बनी करी में टापियोका खाते हैं, यानी कि शकरकंद खाना पसंद करते हैं वो लोग। और केरला में आपको इतने ज़्यादा नारियल के पेड़ दिखाई देते हैं कि उनके घरों के पास ही आपको ऐसे घर के आसपास ही नारियल के पेड़ दिखाई दे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बच्चे के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई सामग्रियां यहाँ पर दी गई हैं, जिनके भीतर बीज नहीं होता है वो आपको पहचानना है। आलू, आलू के भीतर बीज नहीं होता है, आप जानते हैं यहाँ पे। टमाटर, टमाटर के भी अंदर बीज नहीं होता है। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा, ये सारी सब्जियां दी गई हैं। इनमें से किसके भीतर बीज नहीं होता है वो आपको जो है छांट के बताने हैं इसमें से। तो आप देखिए यहाँ पर टमाटर में किसके भीतर बीज होते हैं वो आपको बताने हैं इनमें से। तो बीज जो है टमाटर के भीतर होते हैं, नाशपाती के भीतर होते हैं, चीकू के भीतर, भिंडी के भीतर, करेला के भीतर और खीरा के भीतर। तो ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। यहाँ पर किसके भीतर नहीं होते हैं, तो इसमें आलू के भीतर जो है बीज नहीं होते हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ जो है प्याज के भीतर यहाँ पे जो है नहीं बीज होते हैं, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, बाकी सब में जो है बीज होते हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है,
नीता आंध्र प्रदेश जाती है, 2 साड़ियाँ खरीदती है, जो खास तौर पर वहीं से बनाई गई हैं, वे क्या कहलाती हैं? तो आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में कौन-सी साड़ियाँ जो है फ़ेमस हैं? तो पोचमपल्ली और कलमकारी वहाँ की फ़ेमस साड़ियाँ हैं। पोचमपल्ली जो है अब तेलंगाना का पार्ट हो चुका है, क्योंकि पोचमपल्ली नामक वहाँ पे स्थान भी है। तो पोचमपल्ली और कमलकारी ये दोनों साड़ियाँ बहुत फेमस हैं आंध्रा की। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से होती है? तो आप जानते हैं मलेरिया यानी कि मच्छर की ये बीमारी है जो कि रुके या इकट्ठा हुए पानी से होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जबकि निमोनिया आप जानते हैं यहाँ पर कि एक जीवाणु जनित रोग है, और पोलियो यहाँ पर जानते हैं आप कि एक विषाणु जनित रोग होता है ये, और चेचक भी एक विषाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है, वो आपको बताना है। तो ये डांसेस ऑफ इंडिया दिए गए हैं, और किस स्टेट में कौन सा डांस होता है वो आपको बताना है। असम में बिहू होता है, आसोम आसोम इसमें लिखा है, तो असम में बिहू होता है, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा उड़ीसा में उड़ीसी होता है। भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में लावड़ी होता है, ये यहाँ पे गलत लिखा है। कर्नाटक में कथक होता है, कर्नाटक में कथक नहीं होता है। कथक जो है वो यूपी का डांस है। तो इस तरह से यहाँ पे बिहू असम के लिए जो है करेक्ट हो जाता है इसमें से। भारतनाट्यम आप जानते हैं तमिलनाडु का है, लावड़ी पुणे का हो जाता है, कथक उत्तर प्रदेश का होता है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य जो है उड़ीसी होता है, कर्नाटका जो है यहाँ का यक्षगान है। तो इस तरह से कुछ नृत्य दिए गए हैं, शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन, एस्कीमो एस्कीमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। एस्कीमो जनजाति जो है इग्लू का निर्माण करती है घर में रहने के लिए। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण हो जाता है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद जो हवा है वो गर्मी को जो है बाहर जाने से रोकती है। तो जो मोटी मोटी इग्लू की दीवारें होती हैं, आपने देखा होगा इग्लू जो है इस तरह का कुछ बना होता है यहाँ पे। तो इग्लू जो होता है ऐसे बना होता है, एक संरचना होती है ये, जिसमें मोटी दीवारें होती हैं बर्फ की, और ये जो मोटी दीवारें होती हैं इनमें जो वायु है वो जो है हवा को आर पार नहीं जाने देती है। वायु वहीं पे इकट्ठा हो जाती है जिससे कि गर्मी बाहर नहीं जा पाती है। तो अंदर ये जो बर्फ के घर होते हैं इग्लू, वो अंदर से बहुत गर्म रहते हैं, वो बाहर से देखने में आपको लगेंगे कि ठंडे हैं, और एस्कीमो जनजाति इसमें निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। और ये जो एस्कीमो जनजाति है वो ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है, यानी कि ध्रुवों पोल्स पे जो है ये पाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ के जड़ों की नहीं है? बरगद के पेड़ के जड़ों की कौन सी विशेषता नहीं है? जड़ें शाखाओं के नीचे लटकती हैं, ये बात यहाँ पे सही हो जाती है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये भी बात सही हो जाती है बरगद के पेड़ के बारे में। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये बात यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है, और जो नहीं है वही हमसे पूछा जा रहा है। लास्ट यहाँ पर है कि जड़ें खंभों की तरह पेड़ की जो है सहायता प्रदान करती हैं, ये भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, वही हमसे पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक नवनियुक्त ईवीएस टीचर के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल यानी कि विवरण तैयार करना चाहिए बच्चों का। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कविताओं तथा कहानियों ईवीएस की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली होती हैं। तो आप जानते हैं ईवीएस पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कविता और कहानियाँ होती हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ बच्चों को के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती हैं, ये बात सही हो जाती है यहाँ पर। संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती हैं, ये भी बात सही हो जाती है। विभिन्न अमूर्त धारणाओं का प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान करती हैं, ये भी बात सही हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं
को प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान करती हैं। ये बात यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये बच्चों को कविताओं और कहानियों से हम काल्पनिक चीज़ों को ही बताते हैं। द नेक्स्ट है यहाँ पर कि सृजनात्मकता तथा सौंदर्य बोध का पोषण करती हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ए, बी और डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, जिसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लास 5th की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण को पढ़ा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का प्रयोग सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा यहाँ पर? तो आप सबसे पहले पोस्टर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ईंधन के संरक्षण के लिए आप पोस्टर का प्रयोग करेंगे, ये इफेक्टिव रहेगा। संदर्भ की पुस्तकें इसमें कौन सा जो है कोई हेल्प नहीं करती हैं, समाचार पत्र भी कोई हेल्प नहीं करेंगे और पाठ्य पुस्तकें भी नहीं करेंगे। पोस्टर का मतलब हो जाता है कि इसमें बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, और जिस चीज़ में बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है वो चीज़ उसके लर्निंग में इफेक्टिव होती है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। क्लास 4th की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती हैं कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्रियों को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहेंगे? तो जब भी कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र की इकट्ठे की गई सामग्रियों की बात की जाएगी तो वो हमेशा बच्चों का पोर्टफोलियो होगा। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है उसमें जो है डीपली जो है इंफॉर्मेशन होती है बच्चों से रिलेटेड, उनके जो है परफॉर्मेंस से रिलेटेड, और पोर्टफोलियो के द्वारा जो है बच्चों के सारे सत्र से रिलेटेड सब जो है जानकारियाँ उसमें इकट्ठे की जाती हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। एनसीईआरटी की ईवीएस की कक्षा में पाठ्य पुस्तकों में सुनीता अंतरिक्ष में, इस ये जो है पाठ शीर्षक दिया गया है, जिसमें स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों को वर्णित किया गया है। तो सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष में गई थी, उनके जो है यात्रा का वर्णन किया गया है इसमें। तो इसे शामिल करने का क्या कारण है या क्या कारण हो सकता है, वो आपसे जो है इसमें पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का एक अवसर प्रदान करती है। करेक्ट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि सुनीता विलियम्स के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष का अनुभव कैसा रहता है, और अंतरिक्ष यात्री हैं तो उनका जीवन कैसा रहता है। बी ऑप्शन है कि यह घटना स्पेसशिप के भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, ये बात भी यहाँ पे सही हो जाती है। सी ऑप्शन आ जाता है कि यह घटना स्त्री और पुरुष यानी कि जेंडर रूढ़िबद्धता को चुनौती देती है, ये भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। डी ऑप्शन है कि यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो जब गई थी वहाँ पे अंतरिक्ष में तो वहाँ पर कंघी करने की ज़रूरत नहीं रहती थी, बाल जो है अपने आप खड़े रहते थे, लोग जो है वहाँ पे फिसलते रहते थे, यानी कि उनको चलने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने आप जो है चला करते थे। जब भी उनको रुकने की ज़रूरत होती थी तो वो लोग अपने आप को बांधते थे एक जगह पे। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की बात नहीं बताई गई है, डी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी ऑप्शन करेक्ट हैं। और सुनीता विलियम्स जी ने जो है एक रिकॉर्ड भी बनाया था दौड़ मैराथन का वहाँ पर अंतरिक्ष में, तो ये खिताब भी इनके नाम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। पर्यावरण ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है एक शिक्षिका, तो सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा होगा? फर्स्ट है यहाँ पर कि शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है, ये करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन है यहाँ पर कि प्रश्न शिक्षार्थियों की में उत्सुकता जगाते हैं, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो एक शिक्षिका अगर क्वेश्चन से जो है अपने प्रकरण को स्टार्ट करती है तो वहाँ पर चिंतन उद्दीपन की जो है व्यवस्था होती है। प्रश्न जो है बच्चे को क्यूरियोसिटी जगाते हैं बच्चों में, और प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। लेकिन जो प्रश्न है वो शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित करते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते समय सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या करना होगा? सामाजिक अध्ययन को के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के और लड़कियों के समूह अलग अलग हों, तो ये यहाँ पर जेंडर रूढ़िबद्धता को दिखाता है, ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। अंकों के अनुसार हो, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। केवल 2 समूह बनाए जाएं, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है।
सभी भागियों को सहभागिता तथा सहयोग सुनिश्चित करें। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि अगर कोई शिक्षिका यहाँ पर शिक्षक या शिक्षिका सामाजिक अध्ययन की है और वो जो है बच्चों को समूह में वर्गीकृत करना चाहती है, तो हर एक बच्चे को हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे, ये जो है ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। तो हर एक प्रतिभागियों की सहभागिता तथा सहयोग को वो सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कि यह शिक्षार्थियों को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि हर एक क्षेत्र में बच्चों की ज़रूरतों को यह पूरा करेगी। यह वास्तविक कहानियों तथा घटनाओं को शामिल करती है। ये भी बात सही हो जाती है कि ईवीएस में हम अपने आसपास की ही जानकारी को पाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि यह परिभाषाओं तथा अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। अमूर्त तथा भाषाओं के लिए यह ध्यान केंद्रित नहीं करती है। यह प्राकृतिक तथा समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत करती है, इंटीग्रेट करती है। ये भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो इसमें नहीं करती है पुस्तक, वो पूछा गया था, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? तो एनसीएफ जो है वो बच्चों के अनुभवों तथा संदर्भ को जोड़ने में मदद करता है। ये बात सही है। हस्तपरक क्रियाकलाप को जो है शामिल करता है। ये भी बात सही है कि बच्चे हर चीज़ को लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट से सीखें, करके सीखें। सी ऑप्शन है कि तकनीकी शब्दावली से परिचित करती है। ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। और विषय अनुसार उपागम होने चाहिए। ये भी बात सही है यहाँ पर। और एनसीएफ, अब आप जानते हैं कि एनसीएफ 2022 भी आ चुका है, जिससे कि कई सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों या कौशल का विकास होना आवश्यक है? तो स्थान की सापेक्ष स्थिति की समझ होनी चाहिए बच्चों में। करेक्ट हो जाता है कि स्थान के सापेक्ष जो है स्थिति कौन सी है मानचित्र में, ये समझ होनी चाहिए। दूसरा है यहाँ पर कि स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशा का भी अनुभव होना चाहिए उन्हें। बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन है कि प्रतीकों तथा स्केल पैमाने की भी समझ होनी चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना आना चाहिए, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा कि ए, बी और सी जो है आवश्यक होते हैं मानचित्र के कौशल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य से संबंधित नहीं है? कौन सा उद्देश्य जो है ईवीएस के लिए संबंधित नहीं होता है? तो यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि विज्ञान के आधारभूत तथ्यों तथा सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। रोट मेमोराइजेशन की बात कभी भी नहीं कही जाती है बच्चों के लिए। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कि ईवीएस पढ़ाने के लिए कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो रोट मेमोराइजेशन को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा। जबकि बी ऑप्शन है यहाँ पर कि बच्चों को खोजने के अवसर दिए जाएंगे, जो कि करेक्ट है। अवलोकन, मापन और भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास किया जाएगा, जो कि सही हो जाता है। और भौतिक तथा सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जाएगी, ये भी करेक्ट हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि 30 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं यहाँ पर ईवीएस के लिए। थैंक यू एवरीवन।